अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्ट से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ये तासुर गलत है कि मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक दफात खत्म करने के लिए कहा गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का एलामिया। कहा, अगर कोई ये समझता है कि किसी इस्लामी असूल या किसी आईनी या कानूनी शिक की ताबीर में अदालती फैसले में कोई गलती हुई है तो उसकी तसही अहले इल्म की जिम्मेदारी है। उसके लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से न पहले रोका है न ही अब रोकेंगे। नजरसानी क्या आईनी रास्ता इख्तियार की बगैर अदलिया या जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर भी सियासत की। शर फैलाने वालों को बताना चाहता हूँ ये कानूनी मामला है। हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान का मामला है। अब हम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। जब भी दीन का मामला आए हम एक हैं, हमें दुनिया से ज़्यादा दीन अजीज़ है। गैर मुसलमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं। हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इज़हार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। किसी को मुल्क का अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोहर, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, निगरान हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तशद्दुद पर उकसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बेबुनियाद झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। उनका कहना था कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिकायत है तो उसके लिए नजरसानी की दरख्वास्त दी जा सकती है। कुछ लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तशद्दुद पर उकसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरगर्मी खिलाफ कानून है और हुकूमत ऐसी तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सियासत की। अब हम दूर करके इंतशार पैदा करने वालों को रोका जाए। शर फैलाने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये कानूनी मामला है। इबहामात को दूर करने के लिए रिव्यू पिटीशन जो है वो इस हवाले से दाखिल कर दें ताकि जो इंतशार फैलाने वाले हैं वो अपना इंतशार ना फैला सके। लेकिन कुछ लोगों ने उसको भी अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि हर कलमा गो अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफिज है। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। तमाम अंबिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज़ न दिया गया? इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। चीफ जस्टिस के CDA और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा आइन खोलें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वकील CDA ने जवाब दिया, आइन के आगाज में लिखा है हाकिमियत आला अल्लाह के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका मतलब है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। सुप्रीम कोर्ट का CDA को वाइल्ड लाइफ बोर्ड के तीनों दफातर वापस करने का हुक्म। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला गिरफ्तार। 20 फरवरी को अब्दुल बासे नामी शख्स ने चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लिया। एक्ट पर चीफ जस्टिस को धमकाया, किरदार कुशी की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए अब्दुल बासे को हिरासत में लिया। मनफी मुहिम में शामिल बाकी अफराद की शनाख्त का अमल भी जारी है। निशानदही के बाद तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। इंतखाब के बाद स्पीकर असम्बली इजलास को आगे लेकर चलेंगे और वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के लिए नामजद किया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मियाँ असलम इकबाल को वज़ीर आला पंजाब नामजद किया गया। इजलास गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की एडवाइस पर बुलाया गया। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। 26 से 28 फरवरी की तारीखें तजवीज़ की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की।
ذرائع کے مطابق دونوں رہنما آزاد حیثیت میں اسمبلی کا حصہ بنیں گے اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ادھر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا اسکیجول جاری کر دیا گیا۔ الیکشن 3 مارچ کو ہوگا۔ 23 اور 24 فروری کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ اسکروٹنی 25 فروری، کاغذات پر فیصلے 27 تاریخ کو ہوں گے۔ پولنگ 3 مارچ کو کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے تیار، حکمت عملی بنا لی گئی۔ الیکشن 3 مارچ کو ہوگا۔ سینئر رہنما بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب پارٹی عہدوں کے لیے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ دونوں رہنماؤں نے پارٹی انتخابات کے پیش نظر سنی اتحاد کونسل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں بانی چیئرمین کے پینل سے بیرسٹر گوہر چیئرمین اور عمر ایوب جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے۔ شیڈول کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع کرائے جا سکتے ہیں، جبکہ اسکروٹنی 25 فروری کو ہوگی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں کاغذات نامزدگی پر فیصلے 27 فروری تک ہوں گے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے پولنگ سینٹرل آفس سمیت 4 صوبائی سیکریٹریٹس میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 46 کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار انجم عقیل کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا۔ انجم عقیل کی کامیابی کو آزاد امیدوار عامر مغل نے چیلنج کیا تھا اور اب ان کی کامیابی کا یعنی کہ انجم عقیل کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے NA 46 پر محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انجم عقیل کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار عامر مغل کی درخواست بھی خارج کر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انجم عقیل کی کامیابی کو آزاد امیدوار عامر مغل نے چیلنج کیا تھا اور اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، جو کہ آج سنا دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے NA 46 پر یہ فیصلہ سنایا ہے اور الیکشن کمیشن نے انجم عقیل کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عامر مغل کی درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، اپنا کردار ادا کرے گی۔ ہم چاہتے ہیں معیشت بہتری کی جانب جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو بولے، جن کے پاس حق حکمرانی نہیں وہ غاصب کے طور پر کرسیوں پر بیٹھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، جبکہ علی ظفر نے کہا کہ عوام کا مینڈیٹ رات کے اندھیرے میں چوری کیا گیا، پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا۔ چوری کے مینڈیٹ میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں عالمی اداروں کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ IMF سے بات کرنی ہے تو پہلے دھاندلی والے حلقوں کے رزلٹ کا آڈٹ کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی آج IMF کو خط لکھیں گے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی اور اپنا کردار ادا کرے گی، اور یہ کہنا تھا بیرسٹر گوہر کا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب جائے، جبکہ علی ظفر نے کہا کہ عوام کا مینڈیٹ رات کے اندھیرے میں چوری کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا بھی گیا۔ انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی۔ پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے، وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ حکومت سازی کی بات بھی ہونی ہے، وہاں اسپیکر اور جو باقی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہونی ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، ان سے ملاقات ہو۔ اس کے بغیر یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹری پروسیس نہیں چلے گا۔ اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا، جو لوگوں کا ووٹ تھا، وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا۔ ہمارے لوگوں کو لالچ دے کر وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائی جا رہی ہے۔ دھونس اور دھاندلی سے بننے والی حکومتیں زیادہ دیر نہیں چلتی ہیں۔ صدقہ قیصر کی مریم نواز پر تنقید، بولے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہو سکتے۔ ہم پورا کیس تیار کر رہے ہیں، سیاسی رابطوں کا اعلان بھی کر دیا، کہا ہمارے مختلف الائنس ہونے جا رہے ہیں، سندھ اور بلوچستان بھی جاؤں گا، تحریک لبیک سے بھی ملاقات کروں گا۔ ہمارے لوگوں کو لالچ دے کر حکومت بنائی جا رہی ہے، اب بھی وقت ہے کہ کمشنر کے الزامات پر تحقیقات کرائی جائیں۔
कानून और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। शहरियों के हुकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना चाहिए। तवक्को करते हैं कि बैरूनी दुनिया नहीं बल्कि अदालत इस पर एक्शन ले। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, आइन की बालादस्ती जमहूरियत को कुचल दिया गया। कुर्सी बांट हुकूमत की कोई अहमियत नहीं है। हुकूमत में शामिल जमातें रोज़ एक दूसरे को ब्लैकमेल करती रहेंगी। हर रोज़ नए से नए मुतालबे आएंगे। मेरी दिफाई क़ुव्वत अगर सियासी क़ुव्वत बन गई तो तनकीद करना मेरा हक़ है। 2018 के इलेक्शन के बाद हमारा ये ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को और हमारी आरज़ू को और इस मुल्क में आईन की बालादस्ती और जमहूरियत के फ़रोग़ को जिस तरह कुचल दिया गया है, मुझे अब फिक्र इस बात की है कि अगर एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या हो। कम अज़ कम जमीयत उलमाए इस्लाम इस किरदार से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है, हम क्या जवाब देंगे दुनिया को? किस तरह हम इस निज़ाम के साथ चलेंगे? हमारे दोस्त हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने मिलकर तहरीक चलाई। अगरचे जमीयत उलमा के कारकुन सड़कों पे होते थे और इन पार्टियों के कायदीन सिर्फ कंटेनर पे होते थे, तब भी हमें कबूल थे। लेकिन इसी मैंडेट के साथ आपने उस वक्त कहा था धांधली हुई है और आज कहते हैं इलेक्शन ठीक हुआ। उस वक्त मौक़िफ़ कुछ और, इस दफ़ा का मौक़िफ़ और जमीयत उलमा है कि अगर धांधली उस वक्त हुई तो उस वक्त भी कहा कि धांधली हुई है, और अगर धांधली आज हुई है तो आज भी डंके की चोट कहती है कि धांधली हुई है और हम इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि अवाम ने बानी PTI से मोहब्बत का सबूत वोट की सूरत में दिया। लाडलों ने रातों रात PTI का मैंडेट चोरी कर दिया। हम IMF को कोई जिम्मेदार नहीं और ये जाने या फिर लाडले जाने, हमारी IMF में कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरी जाने परवेज़ इलाही के खिलाफ 2 मुख्तलिफ मुकदमात पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत ने किकबैक्स के रेफरेंस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 6 मार्च तक मुलतवी कर दी, जबकि एंटी करप्शन कोर्ट ने भी जाली भर्तियों के मुकदमे में फर्द जुर्म के लिए 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। इसी हवाले से इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। परवेज़ इलाही के वकील ने निशानदेही की कि चलान की नकूल की लिखाई मदहम है। चलान की बेहतर नकूल फराम होने तक फर्द जुर्म मुअख्खर कर दी जाए। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस में परवेज़ इलाही समेत दीगर शरीक मुल्ज़िमों पर तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 23 करोड़ की किकबैक्स लेने का इल्जाम है। दूसरी तरफ एंटी करप्शन कोर्ट में जारी भर्तियों के मुकदमे में परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत 10 मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। साबिक वज़ीर आला के वकील ने हड़ताल की बुनियाद पर कार्रवाई मुअख्खर करने की इस्तदा की। अदालत ने वादे किया कि आइंदा समाअत पर 26 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज़ इलाही से उनके खानदान के अरकान की मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली। परवेज़ इलाही से उनकी अहलिया कैसरा इलाही समेत खानदान की दीगर खवातीन ने कमरा अदालत में मुलाकात की। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही का कहना कि मैंडेट चोर इलेक्शन के बाद एक बार फिर मुल्क लूटने के लिए एक हो गए हैं। बानी चेयरमैन अवाम के दिलों में बसता है। अवाम ने हमें मायूस नहीं किया, अवाम भी मायूस ना हो। वोट चोरों को मुंह की खाना पड़ेगी। IMF के जिम्मेदार हम नहीं। वोट चोर मुल्क को मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकते। धांधली के इल्जामात लगाने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जो कमिश्नर रावलपिंडी थे जिन्होंने अब से कुछ रोज़ कबल ये बयान दिया था कि इलेक्शंस पे धांधली हुई है, 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया गया है। इस मामले पर अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट बताइएगा, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगाए गए, अब माफ़ी मांग ली गई है। जी, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा आज इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए थे और अपना तहरीरी बयान उनकी जानब से जमा करवाया गया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल और 15 पैराज पर मुश्तमिल ये जवाब था और इलेक्शन कमीशन से अपने बयान पर जो है वो माफ़ी मांग ली गई है साबिक कमिश्नर की जानब से, और ये कहा गया है कि वो आम इंतखाबात के बाद अपने बयान पर इंतहाई शर्मिंदा है। साबिक कमिश्नर ने उस पर माफ़ी मांगी और बयान में ये कहा गया कि तमाम ब्यूरोक्रेसी के सर्कल और कौम से माफ़ी मांगता हूँ। वो ये भी बयान में कहा गया कि मैं अपने तमाम कॉल और फेल की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ, अपने आप को किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए सरेंडर करता हूँ। और उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की वजह से
बहुत दबाव में था। पिंडी डिवीजन में इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले किसी भी रिटर्निंग अफसर को किसी की हमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया था। 32 साल सरकारी खिदमात अंजाम दी हैं। 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर हो जाना था और साथ में ये भी बयान में कहा गया है कि एक सियासी जमात के कहने पर उनकी जानब से ऐसा बयान जो है वो दिया गया है। ताहम उनकी जानब से अपना जो दिया गया बयान है उस पर माफी मांग ली गई है। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने अहदाफ पर अमल दरामद की रिपोर्ट IMF को इरसाल कर दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना अहदाफ के मुताबिक SOEs के लॉ में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त मुकम्मल नहीं हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लॉ में तरमीम भी न हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने, बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त अदा करने की शर्त पूरी कर दी गई, जबकि टैक्स मौसलात और रिफंड अदायगियों समेत पावर सेक्टर के बकाया जात को बर वक्त क्लियर किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना और टैक्स एमनेस्टी न देने की शर्त पर भी अमल किया गया। इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी है, जबकि बिजली नरखों की रिबेसिंग और गैस की कीमतों में इजाफे की शर्त पर बरवक्त अमल दरामद किया गया। अहदाफ पर अमल दरामद बारे रिपोर्ट का जायजा IMF मिशन आमद से कबल मुकम्मल करेगा।